दोस्तों, जिस खबर का इंतजार सबको था वो खबर आ गई। मैं किस खबर के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर जो प्रीवियस था, पहले से जो था वो 2.10% का यहाँ पर इन्फ्लेशन था और ये अनुमान लगाया गया था कि 1.76% के आसपास आ सकता है, लेकिन ये जो एक्चुअल में आया है वो 1.55% का इन्फ्लेशन रेट निकल कर आया है। ये अगस्त 12 2025 को यहाँ पर डेटा शो किया गया है। वहीं पर अगर मैं मंथली की बात करूं कि हर महीने कितना इन्फ्लेशन रेट है, तो आप देख सकते हैं 12 मार्च 2025 को जो फरवरी का डेटा आया था वो वहां पर 3.61% का था। वैसे ही 15 अप्रैल 2025 को जो मार्च का डेटा आया था वो 3.34% का था। वैसे ही अगर मई के महीने में मैं बात करूं, जो अप्रैल का डेटा आया था वो 3.16% था। अगर मैं यहाँ पर 12 जून 2025 की जो मई का डेटा आया था उसकी बात करूँ तो 2.82% था। और जो जून का डेटा आया था 14 जुलाई 2025 को वो 2.10% था। और 12 अगस्त का जो डेटा आया है वो 1.55% का यहाँ पर निकल कर आया है। तो आरबीआई का कहना है कि अगर इन्फ्लेशन रेट 2% से लेकर और 6% के बीच में रहता है तो अच्छी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन अगर 2% से भी नीचे चला जाता है, इन्फ्लेशन रेट अगर निगेटिव में चला जाता है, तो फिर ग्रोथ होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। जी हाँ, ग्रोथ सही से नहीं हो पाएगी और अभी वही हो रहा है, 2% से नीचे इन्फ्लेशन रेट चला गया है। अगर ऐसे ही हर महीने और इन्फ्लेशन रेट कमता जाए तो फिर ग्रोथ पर भी बहुत बड़ी खतरा हो सकती है और ग्रोथ होने में भी बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं हो सकती है। क्योंकि देखो, न्यूज ये आया है कि पिछले 8 साल में इन्फ्लेशन रेट अपने निचले स्तर पर आ गया है, लेकिन अगर आप बाजार में जाओगे तो रियल में आपको कुछ भी सस्ता नहीं मिल रहा है। ना ही आपको टमाटर सस्ता मिल रहा है, ना ही आपको प्याज सस्ता मिल रहा है और ना ही आपको कोई भी सामान मार्केट में सस्ता मिल रहा है। लेकिन डेटा में ये दिखाया जा रहा है कि पिछले 8 साल में जो इन्फ्लेशन रेट था वो सबसे नीचे स्तर पर आ गया है और अभी ये जो 12 अगस्त 2025 का जो डेटा निकल कर आया है वो 1.55% दिखाया जा रहा है। तो ये जो डेटा दिखाया जा रहा है, क्या आप इससे सहमत हो? क्या रियल में भी इतना महंगाई दर कम हुआ है? तो फिर बाजार के सामान क्यों सस्ते नहीं हो रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि एक्चुअल में इतना इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है या नहीं हुआ है। आपको क्या लग रहा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। चलिए, अब हम यहाँ पर कुछ कमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये कमेंट आया हुआ है जो हमसे पूछा गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये अशोक जी के तरफ से सवाल आया है। ये लिख रहे हैं कि बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप फंड में पैसा लगाना चाहिए, मेरा उम्र 58 वर्ष है। तो देखिए, बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप फंड की मैं बात करूं तो 31 जुलाई से इसका एनएफओ लॉन्च हुआ है और 14 अगस्त का इसका एनएफओ क्लोज कर दिए जाएंगे और 22 अगस्त को इसका अलॉटमेंट किया जाएगा। तो ये एक नया फंड है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बार बार बोलता हूँ कि वैसे फंड पे फोकस कीजिए जो बाजार में पहले से अवेलेबल है। तो आप देखोगे तो बहुत सारे मिड कैप फंड है जो यहाँ पर पहले से बाजार में लॉन्च किया गया है और उसको अगर आप सेलेक्ट करते हो तो उसका पास्ट परफॉर्मेंस, हिस्टोरिकल डाटा देखने को आपको मिलेंगे कि लंबे समय से वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है और उसके आधार पे अगर आप यहाँ पर इस एनएफओ में
मतलब इस नए मिड कैप फंड में पैसा ना लगाकर किसी पुराने मिड कैप फंड में पैसा लगाते हैं तो ये आपके लिए सही डिसीजन होगा, क्योंकि पुराना स्मॉल कैप फंड का हिस्टोरिकल डाटा, पास्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेंगे कि पिछले 5 साल 10 साल से वो फंड लगातार चल रहा है, वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। 10 साल में बहुत बार बाजार में गिरावट आया होगा, तेजी आया होगा, तो बाजार के उठापटक को झेलते हुए वो कितना रिटर्न बनाकर दिया है। और वैसे मिड कैप फंड को आप चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपके लिए एक सही डिसीजन होगा। फिर आप यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मेरा एज 58 साल है तो क्या मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको इस एज में बिल्कुल भी मिड कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपका एज बहुत ज़्यादा हो चुका है और इस एज में आप इतना ज़्यादा रिस्क लेकर अगर मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या आप वहां पर कम से कम 7 से 8 साल का समय दे सकते हो? अगर दे सकते हो तभी आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, वरना आपको मिड कैप फंड से दूरी बना के रखना चाहिए। तो अगर मैं 58 के एज में होता तो मैं मिड कैप फंड में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करके किसी अच्छे बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करता, यहाँ से 10% का रिटर्न हमें मिल जाता, या फिर किसी अच्छे एफडी में इन्वेस्ट करता जहाँ से हमें 8 से 8.5% का गारंटीड रिटर्न एफडी से भी मिल जाता। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो किसी एफडी में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ से आपको 8 से 8.5% का हर साल गारंटेड एफडी रिटर्न आपको मिल सकते हैं। अगर आप थोड़ा और ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं तो आप किसी अच्छे बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, वहां से भी आपको हर साल 10% तक का रिटर्न मिल सकता है। और इस एज में अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो, बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, तो ये आपके लिए एक सही डिसीजन हो सकता है। अगर मैं बॉन्ड की बात करूं तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसको SGB बोला जाता है, ये बॉन्ड भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और यहां पर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप आराम से 10% का रिटर्न बना सकते हो। अब पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका ही होगा। आपकी क्या राय है और आप क्या करना चाहते हैं, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मैं आपको जानकारी दे दिया हूं कि 58 के एज में आपको मिड कैप फंड से दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर भी देते हो तो हर साल आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे और लंबे समय तक इंतजार करने का समय आपके पास में अब नहीं है। इसलिए आप मिड कैप फंड से दूरी बनाए और एफडी में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता हो। आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ से आपको 10% का रिटर्न मिल सके। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।